जय हिंद दोस्तों, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। और आज हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रुपलेट सम। एंड स्टार्ट करते हैं उसको। सबसे पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, हैश मैप हीप का सवाल है वैसे तो, बट इसको करने के ना दो तीन तरीके हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर मैं इसी प्रॉब्लम को यूजिंग हैश मैप करके दिखाऊंगा। एंड फिर इसकी एक वीडियो और आएगी, मतलब आज मैं थोड़ा जेनरिक सा मेथड यूज करने वाला हूँ। एंड एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर सारे कोड को एक साथ कंबाइन करके सॉल्व करवा देंगे। तो तीन वीडियो आप इसके एक्सपेक्ट करने वाले हो। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है क्वाड्रुपलेट सम। एंड पहली लाइन, यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स एंड एन इंटीजर एक्स। ठीक है, यू हैव टू फाइंड ऑल यूनिक, यूनिक टर्म बोला है इन्होंने, यूनिक quadruplets A B C D which satisfy this condition A plus B plus C plus D equal to X। ओके, एंड कंस्ट्रेंट पे भी नजर डाल लेते हैं एक बार। कंस्ट्रेंट्स हैं 200 साइज तक, मतलब एक 200 लेंथ का एरे हो सकता है। एंड एरे के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर करते हैं सॉल्व। ओके, सो हमें मेन फंक्शन तो पहले दे रखा है, यानी कि मुझे वैसे फंक्शन कंप्लीट करना है। ओके, एंड एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है। तो इसके लिए ना मैंने टेस्ट केस पहले से प्रिपेयर कर रखा है। ये वो टेस्ट केस है, आप इसे नोट डाउन कर लेना ताकि आपको हेल्प मिल जाए। इस टेस्ट केस के अंदर, इस टेस्ट केस में ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो कवर हो जाएंगे। करते हैं स्टार्ट फिर। देखो, हमें करना क्या है, मुझे एक टारगेट गिवन होगा टी, और मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू टी बनाना है। ओके, ठीक है, पर इस प्रॉब्लम को ना हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। इस प्रॉब्लम को मैं अप्रोच करूंगा इस तरीके से। पहले a प्लस बी समथिंग टी1 बनाते हैं, फिर a प्लस बी प्लस सी टी2 को अप्रोच करवाएंगे, एंड देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू टी3 को अप्रोच करेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, रीजन देखो यार, अगर मैं डायरेक्ट ये बड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाऊँ ना, बवाल मच जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इतने सारे वेरिएबल संभालना आसान आसान बात नहीं है ये। तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ कोड को, मैं चाहता हूँ कोड हमारा बहुत से बहुत ईजी रहे। तो उस ईजी कोड के लिए पहले इस वाले पॉइंटर को सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू टी1। इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लो मुझे कोई टारगेट अचीव करना है टी, मैं उस टारगेट को अचीव नहीं करता। अभी के लिए हम सोचेंगे कि मुझे बस एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो टारगेट टी के इक्वल है। यानी कि मुझे क्या ढूंढना है, ए प्लस बी इक्वल टू टी। टी गिवन है, इमेजिन टी है मेरा 7। एंड करते हैं इसे सॉल्व। एक 5 और ले लेते हैं इसके अंदर, और एक 2 और ले लेते हैं। ठीक, ठीक सा लग रहा है। ओके, तो मैंने कुछ एक ऐसा एरे बनाया। एंड इस एरे को करते हैं, पहले मैं ना इस एरे को, अगर पेयर सम प्रॉब्लम सभी ने कर रखा होगा, अगर आपने नहीं कर रखा तो सीख लो। अभी मैं अभी सिखा रहा हूँ। मैं पेयर सम प्रॉब्लम नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा तो सीख लो, और अगर कर रखा है तो एक बार सुन लेते हैं दोबारा से। कुछ ना कुछ चीज़ें, क्या पता आपको नई चीज़ पता लग जाए। तो सबसे पहले ना मैं इस एरे को कर रहा हूँ सॉर्ट। सॉर्ट क्यों कर रहा हूँ, सॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, मतलब मुझे सॉर्ट करने की नीड क्या पड़ी। देखो, अगर मैं इस प्रॉब्लम को, पेयर सम को अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जाता तो मुझे क्या करना होता। मैं करता भाई ए प्लस बी इक्वल टू टी ढूंढना है। ठीक है, मैं कोई ए नंबर पिक करता, मैंने कोई भी ए नंबर उठाया। एंड मैं सोचता कि मुझे टी माइनस ए मिल जाए। मैं सोचता मुझे टी माइनस ए मिल जाए। अगर मैं टी माइनस ए ढूंढ लूंगा, यानी कि बी के बराबर हो जाएगा। यानी कि टी माइनस ए अगर मुझे एरे के अंदर मिल गया तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे बी मिल गया। ए तो मैंने पिक कर ही लिया था, बी मुझे मिल गया, तो वो टी के इक्वल तो हो ही जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाती। बट अब प्रॉब्लम क्या है, आप किसी ए एलिमेंट को पिक करोगे, अब जो बी एलिमेंट आपको ढूंढना है उसके लिए आपको ओवन का लूप चलाना पड़ेगा। यानी कि आपको हर एक ए के लिए एक ओवन का लूप चलाना पड़ेगा, विच अप्रोच टू एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। इससे बचने के लिए फिर हम हैश मैप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हैश मैप का भी तरीका इसमें एग्जिस्ट करता है, जिसमें आप हैश मैप यूज़ करो, इसे सॉल्व कर लो। पर अभी के लिए हम हैश मैप यूज़ नहीं कर रहे। अगर मान लेते हैं मेरे को ना एरे सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाए, इमेजिन करते हैं मेरे को एरे सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया, तो करते हैं इसे सॉर्ट। टू कितनी बार है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 टाइम्स टू इसके अंदर प्रेजेंट है। थ्री कितनी बार है, एक, दो,
1 2 एंड 4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 एंड देन 5 की बात करते हैं। सो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ एक बार। ओके, सो ये मेरा एरे कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर मैंने एरे के अंदर सारे एलिमेंट एक सॉर्टेड ऑर्डर में प्लेस कर दिए हैं। तो ये है मेरे पास एक सॉर्टेड सा एरे। अब इस सॉर्टेड एरे के अंदर टारगेट जो आपको ढूंढना था वो था आपका 7। अब अगर मैं एक पॉइंटर यहाँ रखता हूँ और एक पॉइंटर यहाँ रखता हूँ, जैसे कि आई को यहाँ पे रखा एंड जे को मैंने यहाँ पे रखा, अब मुझे यहाँ पे ना टारगेट 7 को अचीव करना है। अब इन दोनों एलिमेंट्स का अगर मैं सम करता हूँ, मुझे इतना पता है कि एरे के सबसे स्टार्टिंग में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो सबसे छोटा होने वाला है एंड एरे के सबसे लास्ट में जो एलिमेंट होने वाला है वो सबसे बड़ा होने वाला है। जब मैं दोनों को सम करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 12, जो कि 7 से बहुत बड़ी वैल्यू है। यानी कि अगर मुझे 7 को अचीव करना है ना, तो मुझे इस सम को छोटा करना होगा। अगर मैं आई वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा तो नंबर के इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। देखो अभी 13 हो चुका है, अब 14 हो गया, अब 15 हो गया, अब 17 हो गया, अब 18 हो गया और यहाँ पे आगे 20 हो गया। ये तो इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर मुझे नंबर को डिक्रीज करना है, अगर मैं चाहता हूँ मेरा सम डिक्रीज हो, तो मुझे इस जे वाले पॉइंटर को इधर लेकर आना पड़ेगा। तो अब कितना हो गया? 10, अब 9। तो देखो नंबर डिक्रीज होने लगा है जैसे जैसे आप इधर जाओगे। इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंटर ले रहे हैं, इन दोनों पॉइंटर को मैंने करा सम। मुझे वैल्यू कितनी मिली? तो कुछ ऐसी किसी कुछ बात हो रही है, अभी मेरे को जो सम मिला वो मिल रहा है। और हाँ, एक एरे लिस्ट भी रखा हुआ है हमने। तो सम मिला मुझे 12, मीन्स मुझे जे वाले पॉइंटर को कम करना होगा। अगर सम की वैल्यू बड़ी आती है तो जे कम होता है। अभी भी बड़ी आ रही है वैल्यू, जे कम होगा। अभी भी बड़ी वैल्यू आ रही है, जे कम होगा। यानी कि मैं कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाल लूँ, इफ सम इज ग्रेटर देन टारगेट देन माइनस जे को माइनस माइनस करो, एल्स इफ सम इज लेस देन टारगेट। जैसे कि यहाँ पर जो सम की वैल्यू आई है वो आ रही है, अभी भी बड़ी आ रही है, तो मुझे जे को ही कम करना पड़ेगा। अब आई है वैल्यू, अभी भी बड़ी आ रही है, जे को कम करो एंड फाइनली मेरा टारगेट मीट हो गया। अगर मेरा टारगेट मीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को अपने एरे लिस्ट में, रिजल्ट जो मैं रिजल्ट बना रहा हूँ उसके अंदर स्टोर कर लूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला केस आया नहीं, बट अगर सम मेरा लेस देन टारगेट हो जाता है तो मुझे आई प्लस प्लस करना चाहिए। और एल्स वाला सिनेरियो क्या बोलता है? एल्स वाला सिनेरियो बोलता है कि अगर आपको आपका टारगेट मिल चुका है ना, इस पेयर को अपने पास कर लो स्टोर। मैंने पेयर को कर लिया स्टोर। अब पेयर स्टोर करने के बाद मेरा अगला काम क्या होना चाहिए? पेयर स्टोर करने के बाद अब मैं इन दो नंबर को दोबारा पिक नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं दो नंबर को दोबारा पिक नहीं कर सकता हूँ तो मुझे इन दोनों नंबरों को अब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे कैसे नंबरों को? आई को भी प्लस प्लस कर लूंगा और जे को भी माइनस माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया और जे माइनस माइनस हो गया। इसके बाद जब दो नंबर मेरे को पिक हो गए, अब यहाँ पर ना ये दोबारा से मेरा टारगेट के इक्वल आ रहा है। अब यही जो चीज है, दोबारा से जब टारगेट के इक्वल आ रही है तो ये तो मुझे सेम अरेंजमेंट देगी। तो बचे कैसे इससे? मैं इस टाइम पर ये चेक करूंगा क्या पीछे वाला एलिमेंट मेरे बराबर तो नहीं है। अगर पीछे वाला एलिमेंट मेरे बराबर है तो इट मीन्स मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं अभी भी एल्स में ही हूँ। तो पीछे में इसको आगे लेके गया, फिर आगे लेकर गया, फिर आगे लेकर गया एंड फाइनली मैं पीछे वाली वैल्यू के इक्वल नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मैं जे के पास आया, जे ने भी देखा कि वो पीछे वाली वैल्यू के इक्वल है। देखो वो जे जो है पीछे वाली वैल्यू के इक्वल है, तो इसको भी आगे लेके गए और इधर आ गए। अब मैंने ना 2 5 से बनने वाले अरेंजमेंट हटा दिए। 2 5 से अरेंजमेंट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हम पहुंचे। अब सोच रहे होगे कि अगर आपने इस आई को, मतलब ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, मतलब क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आई वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, तो जे वाले पॉइंटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, कुछ अरेंजमेंट रह जाती नहीं रहती। अगर आपको 7 बनाना है और आप आई से एक बड़ा नंबर लेकर आ चुके हो तो जे को तो कम करना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे टारगेट मीट होगा। क्योंकि जब ए प्लस बी मेरा टी के इक्वल था और मैंने ए को बढ़ा दिया, तो अब बी को कम करना ही पड़ेगा। बी को स्टैटिक रख के मुझे दोबारा से सेम रिजल्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब ए इंक्रीज हो चुका है। तो अब ए इंक्रीज हुआ तो बी को डिक्रीज होना पड़ेगा, इसलिए मेरे को जे वाले पॉइंटर को भी कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आए, मुझे दोबारा से सेम रिजल्ट मिला 7, विच इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। सो 3 4 ये भी एक आंसर है एंड आई को
फिर आगे बढ़ाया और जे को भी कम करा एंड यहाँ पे देखा ये प्रीवियस नंबर के इक्वल आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, प्रीवियस नंबर के इक्वल आने का एक ही मतलब है कि भाई ये अरेंजमेंट अगर मैंने रख ली तो मुझे दोबारा से सेम आंसर, एक सेम अरेंजमेंट मिल जाएगी। टारगेट तो मिलेगा बट सेम अरेंजमेंट के साथ। तो क्या करो, आई को प्लस प्लस, जे के साथ क्या करो, ये भी देखिए पीछे वाली वैल्यू के इक्वल है, माइनस माइनस, अभी भी इक्वल है, माइनस माइनस। और जैसे ही दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, इस स्टेट पे रुकना पड़ेगा। इक्वल वाले केस पे क्यों रुक रहा हूँ मैं, मान लो अगर आपको मैं टारगेट 10 ढूंढने के लिए दे देता और दोनों पॉइंटर 5 के ऊपर आके रुक जाते, तो आप कहते 5 + 5 = 10 विच इज अ रॉन्ग आंसर। ऐसा थोड़ी ना है, 5 तो एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, मैं 5 + 5 को 10 थोड़ा ना बोल सकता हूँ। तो जैसे ही इक्वल हो जाए या एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर जाए, आपको रुकना पड़ेगा। यानी कि दो सिनेरियो, अगर जे वाला पॉइंटर इक्वल हो गया या क्रॉस ओवर कर गया, मुझे दोनों ही सिनेरियो में रुकना पड़ेगा। तो दो सिनेरियो हैं जब हम अपने लूप को ब्रेक करेंगे, अभी लिखेंगे कैसे और बाद में इस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो जैसे कि ये जो फोर सम प्रॉब्लम है, मैं इसको फोर सम को अभी ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ पहले टू सम के अंदर। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जेनरिक मेथड से करना है कुछ अभी, तो ये मैंने करा टू सम एंड नंबर है, टारगेट है, और मैं इसको रेंज दे रहा हूँ कि भाई इस रेंज के अंदर वो सारे पेयर ढूंढ के दिखा दे जो मेरे टारगेट के इक्वल है। अभी इसका रेलेवेंस समझ में आएगा। ये ई आई हो गया। ओके, अब इधर बनाते हैं अपनी एक एरे लिस्ट। इधर एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसको रिजल्ट बोल रहे हैं, एंड न्यू एरे लिस्ट। ओके, ये हमने बना लिया एरे लिस्ट। अब एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप का ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगा, अगर ऐसा ई आई से छोटा है सिर्फ तभी चलना है, इक्वल और ब्रेक ओवर होने पे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तो रुक जाओ। अब आप यहाँ पर पहुंचे, अब यहाँ पे कंडीशन, सबसे पहले सम बनाते हैं। सम होगा मेरा नम्स ऑफ एस आई प्लस में नम्स ऑफ ई आई। इफ सम इज ग्रेटर देन गिवन टारगेट, अगर सम गिवन टारगेट से बड़ा है तो क्या करना है, अगर ऐसी बात है तो ई आई को माइनस माइनस कर दो। और एल्स इफ, अगर सम इज लेस देन गिवन टारगेट, अगर सम गिवन टारगेट से छोटा आ रहा है तो एस आई को प्लस प्लस कर लो। और एल्स के अंदर अगर मेरा जो सम है वो टारगेट के इक्वल आ रहा है तो उसको एरे लिस्ट में ऐड कर लो। अब मैं एरे लिस्ट के अंदर इसको ऐड कैसे करूंगा, ये देखो। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, रिजल्ट डॉट ऐड एरे, मतलब एक ही लाइन में अगर किसी को लिखना हो तो वो ऐसे भी लिख सकता है, एरेज डॉट एज लिस्ट, इसके अंदर प्रोवाइड कर दो नम्स ऑफ एस आई एंड नम्स ऑफ ई आई। ये एक लाइन में आप लिख सकते हो। रिजल्ट के अंदर मुझे ऐड करना था, एक लिस्ट ऐड करनी थी। एक्चुअली मैंने क्या करा, ये एक एरे लिस्ट था, इस एरे लिस्ट के अंदर मैंने एक दो साइज का एक और एरे लिस्ट अपेंड करा दिया। पर उसको पहले इसको एज लिस्ट नाम का फंक्शन है जावा के अंदर पहले से ही होता है बना हुआ। ये क्या करता है, ये जो भी डेटा आएगा इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके किसके अंदर ऐड कर देगा, रिजल्ट के अंदर ऐड कर देगा। अगर मैं ऐसी लाइन नहीं लिखता तो मुझे क्या लिखना पड़ता, पहले एक एरे लिस्ट बनाता, 1D एरे लिस्ट बनाता, उसमें दो बार अपेंड करता, मतलब दो बार ऐड करता, एक बार नम्स ऑफ एस आई ऐड करता, एक बार नम्स ऑफ ई आई ऐड करता, फिर फाइनली उस एरे को जो भी मैंने एरे लिस्ट बनाया, मान लेते उसका आंसर स्मॉल आंसर है तो स्मॉल आंसर को मैं जाके रिजल्ट में ऐड करता। तो 3-4 लाइन लिखने की बजाय ये एक लाइन में काम हो गया। तो एज लिस्ट नाम का फंक्शन है, ये कई कई बार यूज करना पड़ जाता है तो उसको याद रखेंगे, एरेस डॉट एज लिस्ट। अब हम आगे जाते हैं। इसके बाद एस आई प्लस प्लस एंड ई आई माइनस माइनस कर दिया। अब एस आई प्लस प्लस और ई आई माइनस माइनस करने के बाद यहाँ पे मुझे एक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि भाई पिछले वाले कैरेक्टर के इक्वल तो नहीं आ रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या डालूंगा, अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चलाने वाला हूँ। वाइल लूप क्या, वाइल लूप इस तरीके का होगा कि जब तक एस आई ई आई से छोटा है, जब तक एस आई ई आई से छोटा है, एंड नम्स ऑफ एस आई इक्वल है नम्स ऑफ एस आई माइनस वन के, मतलब अपने प्रीवियस वैल्यू के इक्वल है, तो एस आई प्लस प्लस कर लिया। अब यहाँ पे ना मुझे कोई कंडीशन चेक क्यों नहीं करनी पड़ी, मुझे क्यों नहीं देखना पड़ा कि एस आई माइनस वन एग्जिस्ट करता है नहीं करता।
क्योंकि मैंने अभी अभी तो एस आई को प्लस प्लस किया, मान लेता हूँ एस आई मेरा 0 पर था, प्लस प्लस करने के बाद 1 पे पहुंच गया। अब 1 माइनस जीरो तो हो ही सकता है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसा इनिशियली -1 पे होगा। तो ऐसा ही तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो जब मैंने उसको एक बार प्लस किया तो 1 पे पहुंच जाएगा। अब जब मैं -1 करूंगा तो ये 0 को चेक करेगा, यानी कि चेक करेगा इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी है क्या वो इंडेक्स 0 पर रखी वैल्यू के इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल है तो एस आई प्लस प्लस कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, रिपीटेड अरेंजमेंट मिलने लगेगी। अब सेम काम आप किसके लिए करोगे, यही सेम काम आप करोगे नम्स ऑफ ई आई इक्वल टू ई आई प्लस 1। और ऐसा करने पर मुझे क्या करना है, ई आई को माइनस माइनस करना है। और ये अरेंजमेंट किसके लिए, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ई आई प्लस 1 क्यों नहीं चेक करा, ऑफकोर्स क्या हो सकता है, सबसे लास्ट जो एलिमेंट है वो n-1 इंडेक्स करो, माइनस माइनस करने के बाद मैं n-2 पे पहुंच गया। जब मैंने उसको +1 करके चेक करा तो मैं एट मैक्स n-1 पे ही तो जा सकता हूँ, और n-1 वाला जो इंडेक्स है वो एग्जिस्ट करता होगा। और ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक एक दूसरे को ये क्रॉस ओवर नहीं कर जाते। जिस दिन क्रॉस ओवर कर जाएंगे, यानी जिस दिन दोनों पॉइंटर आपस में एक दूसरे क्रॉस कर जाएंगे, मतलब एस आई वाला पॉइंटर और ये ई आई वाला पॉइंटर, अगर ये एक दूसरे क्रॉस ओवर कर जाते हैं तो उस टाइम पे मुझे रुक जाना चाहिए। तो ये वाइल लूप की कंडीशन लगाई जिसके अंदर मुझे सारे यूनिक पेयर्स मिल जाएंगे, जो मेरा जो भी गिवन टारगेट है उसको अचीव करते हैं, सारे यूनिक पेयर्स मिल गए। एंड फाइनली मैंने क्या करा, यहाँ से अपने इस रिजल्ट को रिटर्न करा दिया। अब ये टू सम प्रॉब्लम होगी सॉल्व, टू सम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट हमें टू सम थोड़ा करना था सॉल्व, हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, मुझे तो मुझे तो क्वाड्रिपलेट प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, यानी फोर सम प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। मैंने तो टू सम कर दिया सॉल्व। तो अब मैं इस टू सम की हेल्प से ना थ्री सम प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। थ्री सम प्रॉब्लम मीन्स अगर मान लो मुझे यहाँ पर रिजल्ट बनाना होता, जैसे मुझे टू सम प्रॉब्लम से क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई निकल कर, ये टू सम प्रॉब्लम हम सॉल्व करना जानते हैं। अब अगर मैं आपको बोलता कि मुझे ना टारगेट 17 चाहिए और इसके पेयर नहीं चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टारगेट 17 वाला ढूंढ के दे दो, अगर मैं आपको ऐसा कुछ बोलता करने के लिए तो कैसे करते। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 ढूंढ रहा होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं पहले 2 को पिक करता, मैं यहाँ पे एक आई रखता, यानी एक ए पॉइंटर रखता, अपना बी वाला पॉइंटर यहाँ पे रखता और सी वाला पॉइंटर यहाँ पे रखता। मैं बोलता कि यार 17 प्रॉब्लम तो चलो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते, 17 की बजाय मैं टारगेट प्रोवाइड करता 17 माइनस नम्स ऑफ ए, यानी कि मैं प्रोवाइड कर देता इसको 15 का टारगेट। मैं बोलता जा यार 15 का टारगेट ढूंढ के लिया, और 15 टारगेट ढूंढने के लिए ना पेयर लेकर रहिए, तो जो भी पेयर लेकर आएगा जो टारगेट 15 को अचीव करता होगा, उसके आगे जितने भी तू पेयर लेकर आएगा उसके आगे मैं 2 को अपेंड कर लूंगा, यानी 2 को ऐड कर लूंगा। इससे होगा क्या, इससे मेरी प्रॉब्लम मतलब उसके आगे, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, आप ऐसे आंसर भी दे सकते हो। लाइक मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 3,4 और 4,3, मैं दोनों में से कोई एक आंसर दे सकता हूँ, तो अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। तो मैं क्या करूँगा, जो भी वो सम लेकर आएगा ना उसके साथ अपने 2 को भी ऐड कर लूंगा। तो जो 15 के जितने भी टारगेट लेकर आएगा, ये मतलब जितने भी अरेंजमेंट्स, जितने भी पेयर्स जो 15 अचीव कराते हैं, लेकर जितने भी अरेंजमेंट लेकर आएगा उन सबके साथ मैं 2 को ऐड कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, 17 के सारे सारे ट्रिपलेट सब मिल जाएंगे, सारे ट्रिपलेट मिल जाएंगे जो टारगेट 17 को अचीव करते हैं। अब ये काम करते हैं, कैसे करेंगे, मैंने इसके अंदर टारगेट क्या भेज दिया, टारगेट एक्चुअल टारगेट था 17, बट मैंने एक फर्जी सा टारगेट 15 भेजा और मैंने बोला जाओ टारगेट 15 ढूंढ के लेकर आओ। तो 10 प्लस 2 तो 12 है। अब क्या करें, 10 प्लस 2, अब मैंने रेंज इसमें क्या प्रोवाइड करी, देखो इस फंक्शन को कॉल करते समय मैं यहाँ पे रेंज क्या प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर थ्री सम नाम की प्रॉब्लम बनाता, अगर साथ साथ में कोड करूँ मैं, तो हल्का सा एक बार देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये होती है अब थ्री सम प्रॉब्लम, और इसके पास वही रेंज आया, तो मैं एक फोर लूप चला रहा होता, इंट आई इक्वल टू एस आई से लेकर आई लेस देन ई आई के इक्वल तक एंड आई प्लस प्लस, ऐसा मैं कुछ लूप चला रहा होता अभी। और इस लूप के अंदर मैं क्या कर रहा होता, मैं यहाँ पर आते ही अपना एरे लिस्ट मंगवा लेता, इससे एरे लिस्ट ऑफ
इंटीजर स्मॉल आंसर इक्वल टू 2 सम। मैं 2 सम प्रॉब्लम के अंदर नम्स पास कर देता, टारगेट माइनस, अगर मैं एस आई वाले एलिमेंट को यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं इस आई वाले एलिमेंट को चूज कर रहा हूँ, तो मैं इसमें से नम्स ऑफ आई माइनस करके यहाँ पर i+1 से लेकर ई आई तक मैं पास कर देता इसको। इसको बोलता भाई ये रेंज गिवन है, इस रेंज के अंदर वो सारे पेयर लेकर आ जा जो टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई के इक्वल है। तो इसको रेंज क्या दी गई, ये वाली रेंज दी गई, और इस रेंज के अंदर मैं 2 सम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली। अब तो 15 ढूंढना है, और जो मेरे को सम मिल रहा है विच इज इक्वल टू 10+2, जो कि 15 से छोटी वैल्यू है। बढ़ाने के लिए b को आगे बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, अब 13, 13, 14, अभी भी 14, फाइनली 15 मिल गया। फाइनली मुझे 15 मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जो अपना पेयर है 5, 10 इसे स्टोर कर लूँगा। फिर मैं आगे गया, इसको आगे बढ़ाएंगे एंड 10 को भी आगे बढ़ाएंगे। अब देखो अगेन मुझे 15 मिल रहा है, तो 15 मिलने पे हमने उसके अंदर लॉजिक पहले लिखा हुआ था कि जब आप दोनों को आगे बढ़ा देते हो उस टाइम पर अगर एस आई अपनी प्रीवियस वैल्यू, अपने पीछे वाली वैल्यू के इक्वल हो जाता है, तो सिर्फ एस आई को प्लस प्लस करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बी प्लस प्लस होगा एंड फाइनली 7 पे आ गया, एंड इस मोमेंट पे सी माइनस माइनस होगा एंड फाइनली इस पे आ गया 8 पर। दोबारा से मुझे 15 मिला, यानी कि मेरे को एक और अरेंजमेंट मिल गई 7, 8, और इस अरेंजमेंट पे अब फिर हम आगे चलेंगे, दोबारा से सेम वैल्यू 8 पर आ गया। सेम वैल्यू पर मैं अब इक्वल हो चुका हूँ। इक्वल होती क्या करना था, लूप ब्रेक, यानी 2 सम ने बोला कि यार 15 को एज अ टारगेट वो सारे पेयर ढूंढना, मतलब 15 एज अ टारगेट अगर मुझे दिया जाए, मैं सारे पेयर निकालने पड़े, तो मैंने पूरे एरे को देख लिया। अब इसके आगे अगर मैं जाता हूँ तो वो एरे के रिपीटेड आंसर आने लग जाएंगे, तो कोई फायदा है नहीं। मतलब मैंने एरे के सारे एलिमेंट सर्च कर लिया और मुझे 15 टारगेट वाले सारे पेयर मिल चुके हैं। तो 2 सम का यहाँ पे रोल हो गया खत्म। अब जब 2 सम प्रॉब्लम आई अपने रोल को खत्म करके, जब मुझे वो रिजल्ट देगा, तो 3 सम क्या बोलेगा, यार ये जो तुम पेयर्स लेकर आए हो ना, ये पेयर्स टारगेट 15 बनाते हैं। मुझे टारगेट कितना बनाना था, 17। अब टारगेट 17 बनाने के लिए अगर मैं इन आंसर के अंदर एक 2 को ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, जिसको मैंने बेस माना था। तो मैं इन सभी के अंदर क्या करूंगा, इन्हीं पेयर को एज इट इज यूज करके अपना आंसर क्रिएट करता हूँ, यानी कि 5, 10, 2, 7, 8, 2, और मुझे 17 के सारे क्या मिल गए, यहाँ पर मुझे 17 बनाने वाले सारे ट्रिपलेट्स मिल गए। ऐसा 17 सम बनाने वाले सारे ट्रिपलेट मिल चुके हैं। अब अगर मैं ए को आगे बढ़ाता हूँ, यानी कि मुझे ये काम करना है। ये काम कैसे करेंगे अभी फिगर आउट करते हैं, यानी कि जो आंसर स्मॉल आंसर के पास आया, स्मॉल आंसर का यूज करके मुझे अपना रिजल्ट क्रिएट करना था। रिजल्ट क्रिएट करने के लिए क्या करें, स्मॉल आंसर के हर एक लिस्ट में जाकर हम 2 को अपेंड करेंगे। एक बार ये काम कर लेते हैं, एक बार इस काम को लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे इसे, अगर मुझे ये काम लिखना पड़े तो मैं तो कुछ ऐसा करने वाला हूँ, एक फंक्शन ही बना लेता हूँ इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, क्योंकि बार बार यूज करना पड़ सकता है। फंक्शन बनाना हमेशा सेफ होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट रिजल्ट, क्रिएट रिजल्ट करके एक फंक्शन बनाया। उसको सबसे पहले एक एरे लिस्ट मिलेगी जिसका नाम होगा रिजल्ट। तो उसको एक एरे लिस्ट मिली रिजल्ट नाम की, और एक एरे लिस्ट मिलेगी उसको स्मॉल आंसर नाम की। अब मेरा काम क्या है, और उसको हाँ एक इंटीजर वैल्यू भी मिलेगा, किसको अपेंड करना है, एक वैल्यू भी मिलेगी। अब मेरा वर्क क्या था, मेरा वर्क ये था कि मुझे स्मॉल आंसर के हर एक लिस्ट में जाना था, और हर एक लिस्ट में इस वैल्यू को अपेंड करके, इस वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट का पार्ट बनाना था। यानी कि मैं यहाँ पर एक फोर लूप चला सकता हूँ ऐसा, ध्यान से देखना, एक फोर इच लूप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, विच इज एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड स्मॉल आंसर कॉमा स्मॉल आंसर। तो ये क्या करेगा, ये जो एरे लिस्ट है ये ऐसी एरे लिस्ट होगी ना, एक ऐसी एरे लिस्ट होगी 5, 10 एंड 7, 8।
5,10 एंड 7,8। तो सबसे पहले स्मॉल आंसर ने किसको पकड़ा, इसको कैच करा, एंड इसको कैच करने के बाद वो इसके साथ क्या करेगा, इसके अंदर वो चाहता है एक वैल्यू को ऐड करना, तो मैं वैल्यू को ऐड कर लेता हूँ, यानी कि स्मॉल आंसर यानी SA डॉट ऐड वैल। इसके अंदर मुझे वैल को ऐड करना था, वैल को ऐड करा, उसके बाद इस 5,10 को किसका पार्ट बनाना था, अपने रिजल्ट का। तो मैंने इसके अंदर एक वैल को ऐड करा यानी कि 2 को ऐड करा और इसे अपना पार्ट बना लिया, इसको मैंने अपना पार्ट बनाया इस लाइन से, रिजल्ट डॉट ऐड ऐसे। अब ये मेरे आंसर का पार्ट बन चुका है, ये लाइन लिखने से ये मेरे आंसर का पार्ट बन चुका है। अगेन ऐसे किसके पास जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा और ऐसे पहुंचेगा इसके पास। अब ये स्मॉल आंसर था, इसके अंदर भी 2 को ऐड करेगा और इसको भी अपने आंसर का पार्ट बना लेगा। अब ये दोनों मेरे आंसर का पार्ट बन चुका है और फाइनली काम खत्म, कुछ रिटर्न तो करना है नहीं हमें, तो मैं यहाँ से क्रिएट रिजल्ट को कॉल कर देता हूँ। ये क्या करेगा, मेरे लिए रिजल्ट बना के ले आएगा। तो क्रिएट रिजल्ट, इसको मैं पास कर देता हूँ सबसे पहले अपना रिजल्ट एंड देन स्मॉल आंसर एंड देन नम्स ऑफ आई, वो वैल्यू जिसके सहारे मुझे क्रिएट रिजल्ट क्रिएट करना था। अब ये हमारा जो 3 सम प्रॉब्लम है ये सारे ट्रिपलेट लेकर आ चुका है, बट इसके अंदर ना अभी मुझे एक ट्रिपलेट मिला सिर्फ 2 को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए। अगर मैं इस 2 को आगे बढ़ाता हूँ तो एक दिक्कत आ गई। अब दिक्कत क्या आई, इस 2 को जैसे मैंने आगे बढ़ाया ना, अगर मैं इस 2 को फिर से ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए आगे अगर मैं टारगेट फिर से 15 पास कर देता हूँ, ये फिर से यही पेस लेकर आने वाला है। ये देख लो, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेंज गिवन है, और अगर मैं इस वाले 2 को पिक करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C होगा, और B कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक उसे 15 नहीं मिल जाता। जैसे ही 15 मिलेगा मुझे फिर से यही पेयर दे देगा 5,10। इसका मतलब अगर ये काम करा मैंने, अगर A प्लस B प्लस C के अंदर जो कि मुझे 17 ढूंढना था, और A को मैंने अगर कांस्टेंट रखा, अगर मैंने कांस्टेंट रखा तो B C सेम वैल्यू आने लग जाएंगे, यानी कि मुझे B को इंक्रीज या डिक्रीज तो करना पड़ेगा। अब मैं B A को तो सिर्फ आगे ही लेके जा सकता हूँ, तो ऑफकोर्स इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैंने A को इंक्रीज करा तो ये वैल्यू अपने आप में डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू डिक्रीज हुई, B प्लस C का सम डिक्रीज होता है, तो मुझे यूनिक पेयर्स मिलेंगे, जो पेयर्स मुझे पहले नहीं मिले थे अब मुझे उनसे अलग पेयर्स मिलेंगे। इसलिए मैं A को कब तक आगे बढ़ाऊंगा, जब तक वो प्रीवियस वैल्यू के इक्वल है। A प्रीवियस वैल्यू के इक्वल है, A प्रीवियस वैल्यू के इक्वल है, अभी भी इक्वल, अभी भी इक्वल, अब फाइनली इक्वल नहीं है। अब इसके अंदर पेयर्स ढूंढ लो अपने, तो दोबारा पेयर ढूंढे गए, स्मॉल आंसर दोबारा से क्रिएट किया जाएगा, और आपको जो नया टारगेट दिया जाएगा, टारगेट डैश कितना होगा, 3 को चूज करा मैंने, यानी 17 माइनस 3 इक्वल टू 14। अब नया टारगेट है, ये है B, ये है C। लो जी ढूंढते हैं, 13 बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ी वैल्यू बनाते हैं 40, ये मुझे मिल गया 40। तो पहला पेयर मिला मुझे 4,10। अगेन इक्वल, कुछ नहीं करेंगे, अगेन इक्वल, कुछ नहीं करेंगे, इक्वल इक्वल, इधर आ गए, इक्वल इक्वल इक्वल, इधर आ गए, 8 प्लस 5 ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13, 13 हो रहा है तो आगे लेके जाओ। मैं फिर यहाँ पर आया, एंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 प्लस 5, तो ये 15 हो रहा है, मुझे 14 ढूंढना था, कम करना होगा, एंड इफ ये 14 के इक्वल आ गया, मुझे 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। अब यहाँ पे ना 2 7 एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मुझे 7,7 मिल जाएगा आंसर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 7,7 तुम मेरे आंसर का पार्ट हो, पर तुम्हें मैं जैसे आगे बढ़ाता हूँ क्या होगा, दोनों पॉइंटर सेम जगह पे आ जाएंगे, और इसके बाद मैं दोबारा 7 को पिक नहीं करूंगा। अगर मान लेता हूँ यहाँ पे और 7 भी होते, लेट्स इमेजिन और 7 भी थे इधर, आई यहाँ पर होता, जे यहाँ पर होता, जैसे आप आई को आगे बढ़ाते और जे को कम करते, तो मैं तब तक आई को आगे बढ़ाते रहता जब तक वो प्रीवियस वैल्यू के इक्वल रहता। तो ये आई आगे बढ़ता रहता एंड फाइनली वो इस वाले पॉइंट पे आके मिल जाता, और वहां पे मेरा लूप एंड हो जाता, तो मुझे 7,7 सिर्फ एक ही बार मिलेगा। अब ये मेरे आंसर का पार्ट बना। अब रिजल्ट क्या करेगा, रिजल्ट अपने आप को क्रिएट करेगा, क्रिएट रिजल्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेगा, वो इस वाले स्मॉल आंसर को पास करेगा और बोलेगा यार इसके सहारे ना मेरा रिजल्ट क्रिएट कर दो, मेरे ट्रिपलेट लेकर आ जाओ। ट्रिपलेट में क्या करेगा, इसके अंदर जो भी आंसर आया
उसके अंदर वो 3 को ऐड कर देगा और 7,7 3 को ऐड कर देगा। ध्यान देना, ये जो मैंने यहाँ पे वर्क करा स्मॉल रिजल्ट से रिजल्ट बनाने का, इसके अंदर कुछ टाइम लगा होगा, मतलब सर्टेन डेल्टा ऑफ टाइम, मतलब मैं कुछ कह सकता हूँ इसमें T1 टाइम मैंने कुछ खर्च कर दिया। इस T1 टाइम की कॉस्टिंग क्यों आई, ये क्यों खर्च करना पड़ा, क्योंकि मैंने इसको जेनरिक बनाया इस वजह से। तो एक अगले मेथड में इसको जेनरिक नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम डायरेक्ट इसको क्वाड्रुप्लेट के लिए सॉल्व करेंगे। वहाँ पे ये T1 जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना ये स्मॉल आंसर से रिजल्ट बनाने का, वो टाइम यूज नहीं होगा, बट क्योंकि जेनरिक बना रहे हो तो जेनरिक बनाने की कीमत देनी पड़ती है, तो वो कीमत है ये T1 टाइम। इसका एक तरीका और है जिसको मैं जुगाड़ ही बोलता हूँ। जुगाड़ मीन्स कि मुझे ना इसको स्टैटिक या ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके बाद मैं यूज़ करके कर सकता हूँ। ऑफकोर्स वो तरीका एग्जिस्ट करता है, बट अभी के लिए हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं इससे। तो इधर आकर मुझे क्या करना होगा, इफ लगा लेते हैं डायरेक्ट। अगर ऐसा ही आप चाहो तो यहाँ पे वाइल लूप भी यूज कर सकते हो। अगर आई नॉट इक्वल टू एस आई है, अगर आई एस आई के बराबर नहीं है, तब ये तभी काम करना है। हमें क्या करना है, नम्स ऑफ आई अगर इक्वल इक्वल आता है नम्स ऑफ आई माइनस वन के, तो इस जगह पर आप क्या कर जाओ, कॉन्टिन्यू कर जाओ। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा, आप चाहो तो यहाँ पे वाइल लूप भी चला सकते हो, पर वाइल लूप के साथ फिर एक कंडीशन और आपको मेंशन करनी पड़ जाएगी यहाँ पर, ये वाली, कि कहीं आई ई आई से बड़ा ना हो जाए। तो वाइल लूप लगाएंगे तो ये कंडीशन और हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये आई नॉट इक्वल टू ऐसा कंडीशन क्यों डाला, ये इसलिए डाला जैसे कि मान लो ए इस इंडेक्स पर होता। अब मैं इस ए में ए माइनस वन इंडेक्स को यूज कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं इस वाले के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से इसको मैंने बोला यार एक स्टेप आगे चला जा। अब एक स्टेप जब तू आगे चला जाएगा, अब जिस दिन तू इस वाले इंडेक्स पर हो, जब आई एस आई के बराबर नहीं है, जब आई एस आई के बराबर नहीं है, तब मैं ए और ए माइनस वन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता होगा कि उस समय ए माइनस वन इंडेक्स एग्जिस्ट करता होगा। एंड ये जाएगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ले आएगा। एंड फाइनली मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ अपना रिजल्ट। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच लिया होगा, अगर हमने 3 सम सॉल्व कर लिया तो 4 सम तो हमें कुछ बचा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। अब तो ये इस डेटा को कॉपी करो एंड जी हो गया 4 सम खत्म। अब अगेन वही क्वेश्चन कि अगर मुझे 4 सम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो रेंज मैंने डिसाइड कर रखी है, रेंज मेरी क्या है, जीरो से लेकर मुझे जाना है एन तक। तो ये मैंने एन वाली रेंज डिसाइड कर रखी है, जैसे कि या फिर मैं यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंटर बना ही लेता हूँ, वो जीरो है ताकि कोड बिल्कुल सेम रहे। ई आई इक्वल टू एन माइनस वन, तो इसको एस आई से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको इक्वल टू ई आई तक रख लेते हैं, ये एस आई, तो कोड बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पर पहुंचे, इसके अंदर अगर आपने अगर आपको क्वाड्रुपलेट निकालने हैं तो अब आप क्या करोगे, अब आपको 4 पॉइंटर्स मिलेंगे। तो 4 पॉइंटर के लिए अगर आपने ए वाले पॉइंटर को यहाँ पे फिक्स करा, ए वाले पॉइंटर यहाँ फिक्स करते हो, तो 3 सम के लिए रेंज कितनी प्रोवाइड करोगे, आप 3 सम को बोलोगे भाई इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में मुझे सारे ट्रिपलेट निकाल के दे दे, जो मेरा टारगेट माइनस नम्स ऑफ ए निकाल, नम्स ऑफ ए के इक्वल है। टारगेट माइनस नम्स ऑफ ए वाले जितने भी ट्रिपलेट है सारे निकाल के दे दे, उन सब के आगे मैं ए को अपेंड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्वाड्रुपलेट मिल जाएंगे। फिर ट्रिपलेट क्या करता है, ट्रिपलेट प्रॉब्लम अपने आप को सॉल्व करना जानता है। वो भी क्या करेगा, वो अपने सिनेरियो में इस ए को फिक्स करेगा, वो अपने सिनेरियो में इस ए को फिक्स करेगा, इसको फिक्स करेगा, और इस रेंज को बोलेगा भाई जा मेरे को सारे पेयर ढूंढ के दे दे, वो पेयर लेकर आ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। अब बात करते हैं, अब इसको ड्राई रन करने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सेम ट्रिपलेट की तरह चलता है। अब बात करते हैं हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो एक बार जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर नजर डाल लेते हैं। इस वाले डेल्टा टाइम को काउंट नहीं करेंगे, वैसे तो काउंटेबल होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आंसर के ऊपर कितना आंसर क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होगा। और इसको हम बचा सकते हैं, इसको बचाया जा सकता है, सर्टेनली बचा सकते हैं स्टैटिक ग्लोबल को यूज करके। तो इसको मैं ओवन टाइम कंसिडर करने वाला हूँ क्योंकि बचाया जा सकता है, इसमें जेनरिक मेथड में बचा नहीं रहे, बस वो अलग बात है। टू सम प्रॉब्लम के अंदर ये वाइल लूप चलाया जो कि एट मैक्स ओवन तक चल सकता है, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ टू सम प्रॉब्लम ओवन की हो गई। थ्री सम प्रॉब्लम के अंदर एक ओवन का लूप चल रहा है
और बार बार टू सम को कॉल करा जा रहा है जो कि अपने आप में ओ एन का है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, यानी कि यहाँ पर ये एन का ये एन का, यानी कि थ्री सम प्रॉब्लम एन स्क्वायर का हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर आइडिया मिला कि भाई जो टू सम प्रॉब्लम है वो है ओ एन का, थ्री सम प्रॉब्लम है एन स्क्वायर का, और फोर सम प्रॉब्लम के अंदर भी मैं एक ओवेन का लूप चला रहा हूँ और हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कॉल हो रहा है थ्री सम प्रॉब्लम। हर एक एलिमेंट के लिए थ्री सम को कॉल कर रहा हूँ। थ्री सम अपने आप में एन स्क्वायर है। इट मीन्स थ्री सम जो हो गया एन स्क्वायर, तो ये जो फोर सम प्रॉब्लम है ये हो जाएगा एन स्क्वायर मल्टीप्लाई एन विच इज इक्वल टू एन क्यूब। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई एन क्यूब प्लस कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लगा होगा, वो जो क्रिएट आंसर करने में लगा है वो टाइम बचाया जा सकता है। रिपीट कर रहा हूँ, बचाया जा सकता है, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिना उसको भी हम काउंट करके। ओके, अब इसको जरा एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ये जावा लैंग्वेज के अंदर है। वो आई थिंक न्यू की वजह से आया है। वो इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मैंने कोई एरे लिस्ट बनाया और अगर मैंने इसके इंस्टेंस को न्यू ही नहीं करा तो इसके अंदर मैं कोई मेमोरी कैसे असाइन कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि एरेस क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है, ठीक, उसको एरे लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो जो एरेस, एक जो एरेस मुझे इसको जब लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा तो मुझे उसको न्यू करके अपने अंदर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस, अब तक मेरे इंस्टेंस तो मैंने कुछ क्रिएट किया ही नहीं ना। इसलिए मुझे यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब न्यू करके मुझे एक एरे लिस्ट क्रिएट करना होगा, न्यू array list of this and this। तो ये सिर्फ एक आंसर आई थिंक सॉर्ट नहीं करा एरे को, यस एरे को सॉर्ट नहीं किया। तो एरेस डॉट सॉर्ट नम्स, एंड अब इसे रन करते हैं। ओके, सो ये रन हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना, जब भी हमें किसी चीज़ को ऐड करना होगा हमको जीरो इंडेक्स पे ऐड करना होगा, नहीं तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। जो आंसर ये चाहते हैं, मतलब जो आंसर हमें प्रिंट करवाना है, जिस ऑर्डर में प्रिंट करवाना है उस ऑर्डर को प्रिंट देने के लिए सबसे पहले छोटा नंबर होना चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये ऑर्डर लेने के लिए मुझे सबसे छोटे नंबर को पहले प्लेस करना होगा, बिकॉज एरे तो सॉर्टेड ऑर्डर में है ही। तो जो भी नंबर मैं पिक कर रहा हूँ, लाइक अगर मैंने अगर मैंने ना ट्रिपलेट नंबर मंगवाया, ए बी सी मंगवाया, और ट्रिपलेट मैं बोल देता हूँ बी सी डी, तो मुझे ए को ना इसके इधर अपेंड करना होगा, तभी मेरा आंसर मैच कर पाएगा। इसलिए एस ए डॉट एड जीरो पे करेंगे हम। बाकी तो सब कुछ ठीक है। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ओके, सारे टेस्ट केस पास है। तो ये है कोड, एंड इसका एक और वर्जन हम देखेंगे जिसके अंदर मैं इसी प्रॉब्लम को ये जो मैं इतने सारे फंक्शन क्रिएट करे, सर्टेनली इतने सारे फंक्शन क्रिएट करने से प्रोग्राम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा, बट ये बहुत जेनरिक हो गया। जैसे कि मुझे थ्री सम सॉल्व करना है, थ्री सम हो जाएगा, टू सम सॉल्व करना है, टू सम हो जाएगा, फोर सम सॉल्व करना है, फोर सम हो जाएगा। अगर मुझे फाइव सम सॉल्व करना है तो मुझे इसी फंक्शन, बिल्कुल इसी जैसा फंक्शन एक और कॉल कर देना है, जैसे कि मैंने थ्री सम में किया, फाइव सम हो जाएगा। अगर मुझे के सम कॉल करना है तो मैं इसको रिकर्सिवली इसी प्रॉब्लम को के बार कॉल कर दूंगा, मेरा के सम प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हर टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब इसी प्रोग्राम को एक तरीके से और देखेंगे, एक तरीके से और सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं इन इतने सारे फंक्शन क्रिएट नहीं करूंगा, एक फंक्शन में इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर ली, कि जो इसका जो टाइम जो लग रहा है इसके अंदर टोटल हमारा एन क्यू का टाइम लग रहा है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।